हेलो दोस्तों, जीएस सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम देखेंगे घटनाचक्र के आधुनिक भारत का इतिहास, जो बीपीएससी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा अल्मीडा। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 से 1509 ईस्वी का आगमन हुआ था। वह 1505 ईस्वी में भारत पहुंचा। 1509 ईस्वी में अल्मीडा ने टर्की, गुजरात तथा मिस्र की संयुक्त सेना को पराजित कर द्वीप पर अधिकार कर लिया। द्वीप पर कब्जा के बाद पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए। उसने अंजदीव में किला बनवाया और पुर्तगालियों के हित में कोची की राजगद्दी के उत्तराधिकार की समस्या का समाधान किया। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में समुद्र डकैती हेतु होली का उपयोग कौन करता था? तो इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? इसका आंसर हो जाएगा हॉकिंस। हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी तथा व्यापारी था। वह बादशाह जहांगीर के नाम इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर 1608 ईस्वी में सूरत पहुंचा। अप्रैल 1608 में वह आगरा में मुगल सम्राट जहांगीर से भेंट की। जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब तथा फिरंगी खान अथवा इंग्लिश खान की उपाधि दी। अगला क्वेश्चन है, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सूरत। कैप्टन विलियम हॉकिंस ने सूरत से मुगल दरबार 1608 ईस्वी में पहुंचा था। मुगल दरबार में कब पहुंचा था? 1608 ईस्वी में। किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका। 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। कैप्टन बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह के विजय ने पुर्तगाली एक आधिकारिक निरंतरता को भंग किया। इसके बाद जहांगीर के शाही फरमान से अंग्रेजों ने सूरत में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया तथा शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियाँ स्थापित की। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर। सर थॉमस रो ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सितंबर 1615 ईस्वी में सूरत पहुंचा तथा जनवरी 1616 में वह अजमेर में मुगल शासक जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। अगला क्वेश्चन है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? तो इसका आंसर हो जाएगा 1632 ईस्वी में। पटना डिस्ट्रिक्ट गजेटियर इतिहास की किसी मानक पुस्तक या अन्यंत्र 1632 ईस्वी में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना का कोई प्रमाण हमें नहीं प्राप्त हो सका है, किंतु बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निरंतर प्रश्न पूछा जाता है और इसका उत्तर 1632 ईस्वी मानता है। कुछ अप्रमाणित स्रोत में यह प्राप्त होता है कि सर्वप्रथम डचों ने पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में 1632 ईस्वी में डच फैक्ट्री की स्थापना की। इनकी रुचि सूती वस्त्र, चीनी, सोरा, अफीम आदि से संबंधित व्यापार में थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? इसका आंसर हो जाएगा डी, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 के बीच हुआ था। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 के बीच हुआ था। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध जो 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था का विस्तार मात्र था। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों अंग्रेज एवं फ्रांसीसी में 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालीन कारण था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खान के नेतृत्व में 10,000 भारतीय सेना को
फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अड्यार नदी पर स्थित सेंट थोमे नामक स्थान पर नवाब को पराजित किया। यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। एक ला सैपल की संधि 1748 ईस्वी से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। कर्नाटक का प्रथम युद्ध सेंट थोमे के युद्ध के लिए स्मरणीय है। अगला क्वेश्चन है 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? इसका आंसर हो जाएगा फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा गया था। 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए प्रसंगत युद्धों का सही कालक्रम इस प्रकार है। अंबर का युद्ध हुआ था अगस्त 1749 में। अंबर का युद्ध हुआ था अगस्त 1749 में। मुजफ्फर जंग, चंदा साहब तथा फ्रांसीसियों की संयुक्त सेनाओं ने वेलूर के समीप अंबर या अंबूर नामक स्थान पर कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। मुजफ्फर जंग दक्कन का सूबेदार बन गया। इस उपलक्ष्य में उसने अपने हितकारी डुप्ले को कृष्णा नदी के दक्षिणी भाग के मुगल प्रदेशों का गवर्नर नियुक्त कर दिया तथा उत्तरी सरकार के कुछ जिले भी फ्रांसीसियों को दे दिए। इसके अतिरिक्त मुजफ्फर जंग की प्रार्थना पर एक फ्रेंच सेना की टुकड़ी बसी के नेतृत्व में हैदराबाद में तैनात कर दी गई। अगला जो है प्लासी युद्ध जून 1757 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल पर नियंत्रण हो गया। क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। नवाब बनने के बाद मीर जाफर ने अंग्रेजों को उनकी सेवाओं के लिए 24 परगनों की जमींदारी से पुरस्कृत किया और क्लाइव को 2,34,000 पाउंड की निजी भेंट दी। अगला जो है वांडीवास का युद्ध हुआ था। वांडीवास का युद्ध जो हुआ था जनवरी 1760 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। अंग्रेजी सेना के नेतृत्व सर आयरकुट ने की थी, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया था। बक्सर युद्ध अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ था। मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना तथा अंग्रेजों के मध्य हुआ था। किसके बीच हुआ था? मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला ये मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं तथा अंग्रेजों के मध्य हुआ था। इधर से 3 सेना शामिल थी, मीर कासिम की, अवध के नवाब की और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सेना शामिल थी और अंग्रेजों के मध्य युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध। युद्ध में अंग्रेज विजयी रहे। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व वेक्टर मुनरो ने किया था। इस अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था। बक्सर के युद्ध ने प्लासी के निर्णय पर मुहर लगा दी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? इसका आंसर हो जाएगा थॉमस बेस्ट। किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? थॉमस बेस्ट को हराया था। थॉमस बेस्ट ने हराया था। 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से यहां व्यापार करने की अनुमति लेने में सफल हो गया। कैप्टन बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली के अधिकार की निरंतरता को भंग किया तथा सूरत में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया। शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा में सहयोगी फैक्ट्री स्थापित की। उस क्षेत्र का पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। इसका आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार से ही सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? इसका आंसर हो जाएगा बिहार। इलाहाबाद की संधि के बाद
रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद राजा खान। इलाहाबाद की दूसरी संधि अगस्त 1765 ईस्वी में हुई थी, के अनुसार भगोरे सम्राट शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम ने अपने 12 अगस्त के फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी, जिसके बदले कंपनी सम्राट को 26 लाख रुपया देगी। निजामत के व्यय के लिए 53 लाख रुपया देगी। इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह करने का भार न तो लेना चाहती थी और न ही उसके पास ऐसी क्षमता थी। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान मुर्शिदाबाद बंगाल के लिए मोहम्मद राजा खान तथा बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति की। मोहम्मद राजा खान उप नाजिम के रूप में भी कार्य करते थे। इस प्रकार समस्त दीवानी तथा निजामत का कार्य भारतीयों द्वारा ही चलता था, यद्यपि उत्तरदायित्व कंपनी का था। अगला क्वेश्चन है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। कब? तो 12 अगस्त 1765 ईस्वी को शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। कब? 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। इलाहाबाद की दूसरी संधि अगस्त 1765 के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा कारा के क्षेत्र जो नवाब ने छोड़ दिए थे शाह आलम को मिले। 12 अगस्त 1765 के अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी, जिसके बदले कंपनी द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपये दिया जाना था तथा निजामत व्यय के लिए 53 लाख रुपये देना था। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा। उसे 1788 ईस्वी में अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय में 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय तथा उसके 2 उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय 1806 से 37 ईस्वी तक था कार्यकाल और बहादुर शाह द्वितीय 1837-57 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था। ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशनभोगी मात्र बनकर रहे। अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा कितनी थी? तो इसमें दोस्तों इसका आंसर नहीं दिया गया है। बहादुर शाह जफर के बारे में नहीं बल्कि मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बारे में फारसी में यह कहावत प्रसिद्ध थी कि सल्तनत शाह आलम आज दिल्ली तापालम, अर्थात शाह आलम के काल में मुगल साम्राज्य सिकुड़ते सिकुड़ते दिल्ली के लाल किले से पालम गांव तक रह गया था। बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था किससे? शाह शुजा से। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो शाह शुजा से। पंजाब अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था, परंतु 1773 ईस्वी में उसकी मृत्यु के पश्चात मुल्तान, कश्मीर इत्यादि कुछ छोटे छोटे भागों को छोड़कर शेष पर सिख मिसलों का अधिकार हो गया। उधर अफगानों के आंतरिक झगड़ों के कारण रणजीत सिंह को अपनी स्थिति ढीठ करने का अवसर मिल गया। 1800 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का पौत्र शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठा, परंतु उसके भाई महमूद ने शक्तिशाली बरकजई सरदारों फतह खान और दोस्त मोहम्मद की सहायता से उसे 1809 ईस्वी में विस्थापित कर दिया। स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया। इसी अवसर पर शाह शुजा ने काबुल का राज प्राप्त करने के लिए रणजीत सिंह से सहायता मांगी और उन्हें कोह-ए-नूर हीरा भेंट किया। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी कहाँ? श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को राजधानी बनाया एवं यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना की, उसका सदस्य बना। साथ ही उसने अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा। टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने तथा अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए और अब कुस्तुर्तुनिया
यानी आधुनिक इस्तांबुल, काबुल और मॉरिशस में अपने दूत मंडल भेजे। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? इसका आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और 1790 से 92 तक का अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि मार्च 1792 द्वारा हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ खत्म हुआ मार्च 1792 ईस्वी में। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कर्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। इसके अनुसार टीपू को अपने देश का लगभग 1/2 भाग अंग्रेजों तथा उनके साथियों को देना पड़ा। साथ ही युद्ध हार जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपये अंग्रेजों को देना था। श्रीरंगपट्टनम की संधि में यह शामिल था कि जब तक टीपू 3 करोड़ रुपये नहीं देंगे तब तक उसके 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। कर्नवालिस ने इस संधि के बाद यह टिप्पणी की थी, हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया है तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। अगला क्वेश्चन है, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा कैप्टन स्लीमैन। ठगों में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के अनुयायी सम्मिलित थे, परंतु वास्तव में ये लोग काली, दुर्गा तथा भवानी की पूजा करते थे। प्राय अपने शिकार का सिर काटकर देवी के चरणों में बलि के रूप में चढ़ाते थे। उन्हें विश्वास था कि उनका यह धंधा विधि का विधान है तथा उनके शरीर की मृत्यु उनके भाग में उसी प्रकार लिखी होती थी। सती प्रथा के प्रश्न पर तो कुछ मतभेद था, किंतु ठगी के विषय में समस्त जनता ने सरकार का समर्थन किया। लॉर्ड विलियम बेटिक ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया। उसने लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया। अनेक ठगों को फांसी दी गई, शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया। 1837 ईस्वी के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। द्वैत शासन की शुरुआत बंगाल में क्लाइव के समय में 1765 ईस्वी में हुई थी। वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया तथा कलकत्ता परिषद एवं उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में ले ले। वारेन हेस्टिंग्स ने दोनों उप दीवानों मोहम्मद रजा खान और राजा सिताब राय को पदच्युत कर दिया। अगला क्वेश्चन है, द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सर लियोनिल कार्टिस को। द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? सर लियोनिल कार्टिस को माना जाता है। सर लियोनिल कार्टिस को द्वैत शासन का जनक माना जाता है। इसमें दीवानी और विजारत यानी कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी अलग कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी? इसका आंसर हो जाएगा डलहौजी। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी। भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया। प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई थी। दूसरी रेलवे लाइन 1854 ईस्वी में कलकत्ता से रानीगंज के बीच बिछाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, मुंगेर का बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? इसका आंसर हो जाएगा बकास भूमि की वापसी की मांग। मुंगेर का बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? बकास भूमि की वापसी की मांग। मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य बकास भूमि की वापसी की मांग था। यह आंदोलन वर्ष 1936 से 38 में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में चलाया गया था। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर हो जाएगा कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, जिसका समय था 1856 से 1862 ईस्वी तक। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाले
एनफील्ड राइफल्स कब शामिल की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा दिसंबर 1856 ईस्वी में। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाले एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? दिसंबर 1856 ईस्वी में। दिसंबर 1856 ईस्वी में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निश्चय किया। इन राइफलों में दमदम, अम्बाला, सियालकोट में बने चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग किया जाना था, जिसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपर भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेवा में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच के लिए किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया, किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है, और यही कारतूस 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण बना। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह ने। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ने। 1857 ईस्वी में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के आरा जिले से संबंधित थे। जब उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद किया, प्रकृति ने उन्हें अदम्य शौर्य, वीरता और सेनानायक के आदर्श गुणों से सम्मानित किया था। इसी कारण उन्हें सही रूप में विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह माना जाता है। उन्होंने शाहाबाद जिले में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलट दिया, अपनी सरकार स्थापित की। वह कानपुर पर संयुक्त आक्रमण के लिए नाना साहब की मदद हेतु कालपी की ओर आगे बढ़े। वह विद्रोह की मशाल को रोहतास, मिर्ज़ापुर, रीवा, बांदा और लखनऊ तक ले गए, जहां उनका अत्यंत सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया। अपनी अंतिम सफलता के रूप में उन्होंने अपने गृहनगर जगदीशपुर के निकट अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित किया। इसी युद्ध के दौरान वीर कुंवर सिंह बुरी तरह घायल हो गए और 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने दिसंबर 1858 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांति का नेतृत्व किया था? इसका आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह ने। कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? जगदीशपुर के राजा थे। बिहार के शाहाबाद जिले के जगदीशपुर ग्राम में 1782 में जन्मे कुंवर सिंह ने जगदीशपुर की जमींदारी संभाली थी। जगदीशपुर से उन्होंने ही 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। 1857 के विद्रोह के समय इनके अदम्य साहस, वीरता और कुशल सेनानायक के कारण इन्हें बिहार का सिंह कहा गया। 1857 ईस्वी के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? इसका आंसर हो जाएगा जगदीशपुर। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? इसका आंसर हो जाएगा आरा। 25 जुलाई 1857 को दानापुर में सैनिकों के 3 रेजिमेंटों ने विद्रोह कर दिया। 26 जुलाई को यह सैनिक आरा पहुंचे। यहाँ कुंवर सिंह ने इसका नेतृत्व स्वीकार किया। इस प्रश्न का उत्तर बिहार लोक सेवा आयोग ने पटना माना है, बाकी सही उत्तर आरा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह का सक्रिय भाग लिया था? इसका आंसर हो जाएगा ई। इनमें से एक से अधिक। ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक कारणों के फलस्वरूप 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ। लखनऊ में इस विद्रोह का आरंभ जून 1857 में हुआ। यहाँ पर इस विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। कानपुर में इस विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब के द्वारा तथा फैजाबाद में इस विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। जबकि
बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह की पत्नी बेगम जीनत महल ने अप्रत्यक्ष रूप से इस विद्रोह में भाग लिया था। इस प्रकार दिए गए प्रश्नों के सभी उत्तर में विकल्पों में सबसे उचित उत्तर विकल्प ई होगा। सभी ने यहाँ भाग लिया था। नाना साहब कानपुर से थे और बेगम हजरत महल लखनऊ से और मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से, बेगम जीनत महल दिल्ली से। इसमें इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा राजपूत कुंवर सिंह। जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। उनकी जमींदारी कंपनी की नीतियों के कारण छीन गई थी। उन्होंने भी अपनी रोष की अभिव्यक्ति विद्रोह में कर दी। अगला क्वेश्चन 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। कहाँ पर? जगदीशपुर। बिहार में 1857 के विद्रोह का केंद्र जगदीशपुर था, जहाँ जमींदार कुंवर सिंह ने नेतृत्व संभाला और शाहाबाद जिले में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलट कर दी, अपनी सरकार स्थापित की। बिहार के विद्रोह को पटना डिवीजन यानी कमिश्नरी के कमिश्नर विलियम टेलर और बंगाल गोलंदाज फौज के मेजर विंसेंट आयर द्वारा दबा दिया गया। जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह बिहार में आरा जिले के जगदीशपुर ग्राम के जमींदार थे, जिन्होंने वृद्ध अवस्था में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का बिगुल बजाया। विद्रोह के दौरान उन्हें बिहार का सिंह कहा गया। अगला क्वेश्चन है कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? इसका आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व आरा की विशालतम रियासत के वृद्ध राजपूत जमींदार कुंवर सिंह ने किया था, जो शीघ्र ही पटना के समीप दानापुर, छोटा नागपुर, रांची, पलामू आदि सहित बिहार के कई भागों में फैल गया। कुंवर सिंह ने लंबे समय तक बहादुरी और उत्साहपूर्वक अंग्रेजों से संघर्ष किया। लगभग 10 माह लंबी सफल लड़ाइयों के बाद युद्ध में प्राप्त घावों के कारण 26 अप्रैल 1858 को शहीद हो गए। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ने किया था। बिहार में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ने किया था। निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन मौलवी अहमदुल्ला शाह था। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया। यह अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वह मूलतः तमिलनाडु में आर्काट के रहने वाले थे, पर वह फैजाबाद में आकर बस गए थे। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफी अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ, उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। इनके बारे में अंग्रेज ने कहा, अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक है। इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? इसका आंसर हो जाएगा मिर्जा गालिब। 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन होगा, इनमें से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? इसका आंसर हो जाएगा अधिकारियों की अक्षमता। बाकी जो था ईसाई धर्म फैलाने के लिए अपनी कंपनी के अधिकारियों का प्रयास, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों का आदेश, भत्ते की रोकथाम था। बाकी जो है डी सही नहीं, अधिकारियों का क्षमता। चलिए दोस्तों आज के सत्र समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।